श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो रानी होती है वो दिग्विजय को बचाने के लिए सारे रिपोर्ट्स इकट्ठे करने के लिए वो पूरी कोशिश करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं स्टार्टिंग में कि जो रानी होती है वो ईशान से कहती है कि ईशान, हमें ये कैसे भी करके उस लैब में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाके टेस्ट करवाने होंगे, क्योंकि वहाँ पर ही जाके तभी हमें उस रिपोर्ट्स के बारे में पता चलेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ईशान जो होता है वो बोलता है, बट अचानक से ऐसे करेंगे तो सब पूरा परिवार जो होता है वो ये पूछेगा कि क्यों अचानक से तुम सारे टेस्ट तो तुम्हारे उसी हॉस्पिटल में हो रहे थे, अब रानी तुम ये सब चीज़ें अनिशा के हॉस्पिटल में क्यों करवाने चाहती हो। तो ये बोलता है, जो रानी होती है वो उसे बोलती है कि यार देखो ईशान, तुम्हें अब झूठ भी बोलना मैं ही सिखाऊं क्या? तुम्हें बोल देना है कि वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मशीन्स हैं, तो इस वजह से हमें वो टेस्ट वहाँ पे ही करवाने पड़ेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारी बातों को याद करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होती है उसके साथ सब इंट्रोगेशन चलता रहता है। और यहाँ पे सारे ऑफिसर्स जो होते हैं वो उससे सवाल और पूछताछ करते रहते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिग्विजय ही सारे सवालों के जवाब देते देखे वो परेशान हो चुका होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं करके भी, वो निर्दोष होने के बावजूद भी वो इस तरीके से सबकी नज़रों में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी और ईशान जो होते हैं वो यहाँ पे टेस्ट के लिए परमिशन लेने आते हैं कि ये सब टेस्ट जो होगी अब अनिशा के हॉस्पिटल में होगा। तो यहाँ पे सब लोग, जो पिंकी होती है वो बोलती है कि बट अचानक से ऐसा क्यों करना है तुम्हें? तो अनिशा खुद ही इतनी सारी चीज़ें कर रही है दिग्विजय को बाहर निकालने के लिए, और तुम यहाँ पे ऐसे जाके करोगी तो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उसे जो ईशान होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, लेकिन वहाँ पे कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है जिसकी वजह से हमें वो टेस्ट वहाँ पे ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जैसे ही परमिशन मिल जाती है, क्योंकि जो नारायणी आंटी होती है वो बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जाके तुम वहाँ पे करवा लो। तो यहाँ पे जो पिंकी भाभी होती है वो उनको अनिशा को तुरंत मैसेज कर देती है कि वो वहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अनिशा जो होती है वो अपना काम छोड़ के वापस से अपने हॉस्पिटल आने लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी और देबू और ईशान जो होते हैं वो हॉस्पिटल पहुँच चुके होते हैं। तभी जो डॉक्टर्स होते हैं और सीनियर डॉक्टर रहते हैं वो उसे बोलते हैं कि आप ईशान डॉक्टर दिग्विजय की वाइफ है ना? तो वो बोलती है कि हाँ, और आप भी डॉक्टर हैं ना? तो वो बोलती है कि यस सर। तभी वो बताती है कि ये मेरे डॉक्टर दिग्विजय के भैया और उनके वाइफ है। तो ये बोल के फिर वो लोग अंदर, उनको आने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि वो लोग को अंदर अलाउड नहीं रहता है, सिर्फ जिसका टेस्ट है वो ही आ सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही रानी का टेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है वो ब्लड सैंपल ले लेते हैं। तो डॉक्टर जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि आप थोड़ी देर यहाँ पे बैठे रहिएगा, क्योंकि अभी आप उठेंगे तो चक्कर आ सकता है। तभी वो जाके अंदर जहाँ पे लैब होता है वो सोचती है कि यहीं पे लैब है, और वो सारे देख रेख करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो वहाँ पे देखने जाती है तो वो उसे मिस्टर व्यास का जो ब्लड सैंपल है वो नहीं मिल रहा होता है। तभी वो देखती है कि कंप्यूटर में शायद सारी रिपोर्ट्स होंगे, और रिपोर्ट्स देखने चली जाती है। तभी रिपोर्ट्स उसे मिलते नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि देवू और ईशान जो होते हैं परेशान होते रहते हैं कि वो अभी तक तो ये पिंकी भाभी जो है वो ये बात इस अनिशा को बता दी होंगी, और अनिशा सारा काम काज छोड़ के हमारे पास ही यहाँ पे ही आती होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो ब्लड सैंपल देखती है, एक कैबिनेट में रहता है और जो वहाँ पे वो लॉक रहता है, बट वो उसे मिलता नहीं है। तभी वो उसे ढूंढने के लिए जाती है, पर सोचती है कि कैसे उसे निकालूं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनिशा जो होती है वो आ चुकी होती है अपने हॉस्पिटल में। और यहाँ पे जैसे ही वो आती है, और यहाँ पे एक नर्स होती है जो उस लैब में आती है एक रिपोर्ट के लिए, ब्लड सैंपल रखने के लिए। और उसके हाथ से रानी के हाथ से एक सिरिंज गिर जाता है, जिसको देखती है और वो सोचती है कि ये किससे गिरा, वो यहाँ पे देखती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनिशा जो होती है वहाँ पहुँच चुकी होती है। तभी देवू जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें पता है कि ये सारा काम काज छोड़ के यहाँ पे ज़रूर आएगी। यहाँ पे ये अनिशा पूछती है कि क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मुझे पता चला कि तुम लोग जैसे ही यहाँ पे आए हो तो मैं अपने काम को छोड़ के मैं आ गई यहाँ पे। कैसी है रानी की तबीयत? रानी ठीक तो है ना? तो वो बोलती है कि हाँ वो ठीक तो है, बट कुछ सैंपल्स के लिए ज़रूरत थी, और वो यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं तो इस वजह से उसे यहाँ पे आना पड़ा। और यहाँ पे हम देखते हैं जो रानी होती है वो अभी भी ब्लड सैंपल्स की जो रिपोर्ट होती है वो देखने के लिए पूरी कोशिश करती है, बट अभी तक उसे कुछ हाथ नहीं लगता है। वो फिर समझ जाती है कि ये
रिपोर्ट्स इसमें ही होगा, उसके नाम से शायद उसको सर्च करना पड़ेगा। और जैसे ही वो देखती है तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनिशा होती है वो अंदर जाती है और वो वहाँ पे कोई उसे मिलता नहीं है। तभी वो बोलती है कि रानी कहाँ पे है। तब जो देवू होती है वो बोलती है कि वो तो अंदर ही आई थी पर अभी पता नहीं कहाँ चली गई। और यहाँ पे जैसे ही रानी देखती रहती है तो व्यास का रिपोर्ट मिल जाता है और वो जैसे ही फिर उसे बोलती है कि उसे कॉल करो कि वो कहाँ पे है। तो जैसे ही वो उसे कॉल करती है तो उसका रिंग बजता रहता है, फ़ोन जो है वो वहीं पे रहता है, लैब में ही रहता है। और वो उसे बोलती है कि कितनी केयरलेस से देख रहे हो, अभी अगर कुछ हो जाता तो फिर क्या होता, और इसको अगर कोई ब्लड रिपोर्ट ही चाहिए थी तो वो मुझे मांग लेती मुझसे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अंदर जाती है और उन लोग को बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे ही रहना, मैं आती हूँ। तो यहाँ पे अनिशा को जैसे ही अंदर आते हुए देख अनिशा उसे आवाज़ लगाती है कि रानी तुम क्या कर रही हो। तो वो तब तक अपनी वो जो फाइल रहती है वो फ़ोन में ले लेती है, वो पेन ड्राइव में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी को ऐसा लगता है कि अब उससे कोई दूसरी रिपोर्ट वो ला के दिखा देती है। और अनिशा जो होती है वो उसे फिर उल्लू बनाती है और वो बोलती है कि तुम क्यों इस तरीके से यहाँ पे आ गई रानी, तुम्हें कोई रिपोर्ट चाहिए तो तुम मुझसे मांग लेती। और फिर वो उसे रिपोर्ट निकाल के दिखाती है जिसमें सब नॉर्मल ही रहता है। तो वो बोलती है कि ओवरनाइट तो कुछ चेंज नहीं हो सकता ना अनिशा, तुम्हें तो लगता है ना वो, क्योंकि उसमें बोला गया है कि वो तो रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो भी इस बारे में बताया रहता है तो उसको वही बात याद आती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंकी भाभी का फ़ोन आता है तो इशू उठा के बोलता है कि अभी बस थोड़ा ही टाइम लगेगा और सारी रिपोर्ट्स हो चुके हैं, हम निकलने ही वाले हैं। और यहाँ पे रानी जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि कोई मिस्टेक हो सकती है, कुछ गलत हो सकता है। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे ये रिपोर्ट्स के बारे में इतना कुछ तो पता नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ के सारे स्टाफ पे पूरा भरोसा है। तो अगर तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ और उतना ही प्यार करती हूँ, पर अब मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि तुम दोनों अब साथ में हो और हमेशा खुश रहोगे। तो ये सुन के फिर वो उसको थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल करती रहती है। और रानी जो होती है वो अपनी बात को रखने की पूरी कोशिश करती है, पर अनिशा की वो बात को सुन के उसको ऐसा लगता है कि ये ठीक सही बोल रही है, ऐसा नहीं कर सकती। पर अभी भी रानी को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता है। और रानी को वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि दिग्विजय को जल्दी से जल्दी छुड़ा सकूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनिशा होती है वो इस तरीके से रानी को बोलती तो रानी उसकी बातों पे उस समय के लिए भरोसा कर लेती है और वो उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही तुम्हें दिग्विजय को बाहर निकाल दूंगी और तुम अभी स्ट्रेस मत लो, क्योंकि तुम्हारी बेबी को भी इससे हानि हो सकती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जैसे ही उस लैब से निकलती है तो वो सोचती है कि मुझे कैसे भी करके ये ब्लड सैंपल लेना ही पड़ेगा। और वो जैसे ही वहाँ से निकलती है और वो बोलती है कि मुझे हर हाल में यहाँ वापस से आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वो इतना सोच के जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो वापस आएगी और वो ब्लड सैंपल लेगी, तभी उसे समझ में आएगा कि क्या रिज़ल्ट आया है। कि और तभी वो लोग जाते हैं तो यहाँ पे ईशू बोलता है कि पिंकी भाभी का फ़ोन आया था, अगर वो पूछेंगी ये सब क्या हुआ तो वो बोलती है कि अनिशा को वो ज़रूर पूछेंगे। तो अनिशा बोलती है कि डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊँगी। और यहाँ पे वो लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नारायणी जो होती है वो दिग्विजय को खाना खिलाने के लिए लेके आती है अपने घर से खाना बना के। पर दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं खाने का मन कर रहा है, वहाँ भूख नहीं लग रही है मुझे। और फिर वो बोलता है कि कोई भी मुझ पे भरोसा नहीं करता है। तो वो बोलती है कि मैं तो करती हूँ ना बेटा भरोसा, मैं पूरा भरोसा करती हूँ कि तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तेरे यहाँ के सारे डॉक्टर्स जानते हैं कि तू कितना अच्छा डॉक्टर है, तो ऐसा क्यों बोल रहा है तू। तो जो दिग्विजय होता है वो बोलता है कि और पापा भरोसा करते हैं क्या। तो वो बोलती है कि नहीं, मतलब वो कुछ बोलता नहीं है। तो फिर वो समझ जाता है कि मैं कैसे ही खुद को सही साबित करूँ जब मेरे पापा ही भरोसा नहीं करते। मुझे अब सिर्फ एक इंसान के ऊपर भरोसा है और वो है अनिशा। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है और वो बोलता है कि मुझे भूख नहीं लगी माँ, आप घर जाके आराम करो। और इतना बोल के वो अपने आप से चला जाता है क्योंकि वो अकेले रहना का उसको मन करता है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नारायणी जो होती है वो उसके वो सांत्वना देने के लिए वो उसे बोलती है कि बेटा तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा और अपना ध्यान रख। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो
रानी होती है वो डॉक्टर सोहम से बात करती है और उससे बोलती है सर जो जो हुआ होता है वो बता देती है, पर यहाँ पे जो सोहम होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने ये डॉक्टर दुबे को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉयर को बात बताई है। तो वो बोलती है कि नहीं सर अभी नहीं बताई है, मैं नहीं चाहती कि कोई दिक्कत आए कि क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर दुबे के साथ कुछ छेड़खानी हो और कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तो वो बोलते हैं कि लेकिन हमें पहले से अपने दलीलों को पेश करने के लिए लॉयर को बताना पड़ता है और उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो उसे बोलती है ओके सर मैं अनीशा से बात करती हूँ, पर अभी भी जो रानी होती है उसे अनीशा के ऊपर भरोसा नहीं रहता। वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये अनीशा कुछ तो चाल चल रही है, और इस वजह से वो अभी भी वो डॉक्टर के बारे में अनीशा को कुछ नहीं बताती। और यहाँ अनीशा जो होती है वो डॉक्टर साहब को बोलती है कि मैंने सारे रिपोर्ट्स और सब कुछ रेडी कर दिया है, और अगर ऐसा होगा तो आज ज़रूर छूट जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कोर्ट की डेट आ चुकी होती है और यहाँ पे सब लोग आए होते हैं। डॉक्टर दिग्विजय भी जो होते हैं वो वहाँ होते हैं, और वो यहाँ पे उनके लॉयर जो होते हैं वो पूरी जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब यहाँ पे सबमिट कर चुके होते हैं, जो भी रिपोर्ट्स होती है जिससे उनको बेगुनाह साबित किया जा सके। पर यहाँ पे अभी भी वो सब कुछ क्लियर नहीं होता है। तभी जो उनके अपोनेंट में होते हैं वो लोग बोलते हैं कि ये सही नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ गलत नहीं है, ये एंगर का इशू नहीं है उनके। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो अभी भी इंतज़ार करती है कि डॉक्टर दुबे कब आएंगे, और डॉक्टर दुबे आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे भी कुछ अपना राय पेश करना है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हम कि रानी को उसकी सच्चाई पता चल जाती है अनीशा की, और वो उसे चैलेंज करती है कि तुम जितना कुछ करने की सोच रही हो वो कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे उसकी माँ जो होती है वो अनीशा को गिफ्ट के लिए कुछ खरीद के लाती है। नहीं होती है, वो बोलती है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है आंटी, लेकिन हमें अनीशा को ऐसे गिफ्ट देने चाहिए जो उसे जेल में काम आए। तो वो बोलते हैं कि क्या हो गया, क्या बोल रही है तू ये सब। तो वो बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हें फंसाने के लिए ही किया गया था, अनीशा ने ही किया था कि जिससे वो तुम्हारे पास आ सके। तो ये इस बात का मेरे पास सबूत भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।